मेरा नाम वर्षा है और मैं अपनी बुआ के घर में पली बड़ी थी क्योंकि मेरे माँ बाप का देहांत तब हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। बचपन से मेरी परवरिश बुआ के घर में ही हुई और वहीं रहकर मैंने अपनी जिंदगी के हर तरह के रंग देखे। बुआ मुझे बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह रखती थी। मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती थी और उनकी हर बात मानती थी। मैं काफी खूबसूरत थी। लोग अक्सर मेरी खूबसूरती की तारीफ किया करते थे। जब भी मेरा जिक्र होता तो सबसे पहले मेरी शक्ल सूरत की ही बात होती थी। जान पहचान की औरतें जब भी घर आती तो मेरे बारे में यही कहती कि वर्षा तो बहुत ही सुंदर है, इसके लिए तो बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा। मैं उनकी बातें सुनकर चुप रहती क्योंकि ऐसी बातें सुनने की मुझे आदत हो गई थी। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। जो लोग रिश्ता लेकर आए थे उन्होंने लड़के की बहुत तारीफ की। उन्होंने बताया कि लड़का काफी हैंडसम है और समझदार भी है। उसका नाम आदित्य था। उन्होंने कहा कि आदित्य बातचीत में काफी गंभीर है और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर भी बहुत सजग है। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो भी बिल्कुल मेरी तरह अकेला था। उसकी परवरिश उसकी मौसी ने की थी, जिनकी शादी अमेरिका में हुई थी। उन्होंने ही उसे पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर खड़ा किया। बाद में उसकी नौकरी भी अमेरिका में ही लग गई। उसकी नौकरी बहुत अच्छी थी और सैलरी भी काफी अच्छी थी। जो लोग आदित्य का रिश्ता लेकर आए थे वे उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने कहा कि उसकी पर्सनैलिटी सबसे अलग है। वो दूसरों की बहुत इज्जत करता है और बड़ों के साथ सम्मान से पेश आता है। वो भारत भी आता रहता है क्योंकि उसके माँ बाप जब तक जीवित थे तब तक यहीं रहते थे। ये सब सुनने के बाद बुआ ने खुशी खुशी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। वो मुझसे बोली कि वर्षा, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और आदित्य जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता। मैंने उनकी बात चुपचाप सुन ली, लेकिन मेरे दिल में कई तरह की उलझनें थीं। मैंने कभी भी अपनी शादी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। बुआ की अपनी भी बेटियां थीं और आगे चलकर उनकी भी शादियां करनी थीं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी पूरी करना भी जरूरी था। कुछ ही दिनों बाद दोनों तरफ से बातचीत पूरी हो गई। सभी लोग इस रिश्ते से खुश थे। किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी और आखिरकार हमारी सगाई तय हो गई। सगाई वाले दिन घर में खुशी का माहौल था। हर तरफ मुस्कुराहटें थीं और लोग हमें बधाइयां दे रहे थे। मैं भी दिल ही दिल में बहुत खुश थी। जब हम लोग सगाई के कार्यक्रम के लिए बैंक्वेट हॉल पहुंचे तो मेरी नजर पहली बार आदित्य पर पड़ी। वो सच में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मैंने उसे देखा तो महसूस हुआ कि आखिर लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक ऐसी सादगी थी जो हर लड़की अपने जीवन साथी की आंखों में देखना चाहती है। वो कम बोलता था, लेकिन जो भी बोलता था बहुत सोच समझकर बोलता था। सगाई के बाद लोग हमारी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। हर कोई यही कह रहा था कि ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आदित्य ने एक छोटे से कागज पर अपना नंबर लिखकर मुझे दिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला कि ये मेरा अमेरिका वाला नंबर है, तुम मुझे जरूर कॉल करना। मैंने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा कि ठीक है। उस समय मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मैं उससे नजर मिलाकर बात भी नहीं कर पा रही थी। उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और फिर वहां से चला गया। मैंने उस कागज को बहुत ही संभाल कर रख लिया, लेकिन शर्म और झिझक की वजह से मैं कभी उसे फोन नहीं कर पाई। दिन गुजरते गए। कई बार मेरे मन में ख्याल आता कि मैं उसे फोन करूं, उसकी आवाज सुनूं और उससे पूछूं कि वो अमेरिका में कैसा है, लेकिन हर बार मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। फिर एक दिन जब मैंने वो कागज ढूंढना चाहा तो वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने अपना पूरा कमरा छान मारा, हर एक चीज को ध्यान से देखा, कपड़ों के बीच तक तलाश किया, पुरानी किताबों को भी एक एक करके उलट पुलट कर देखा, लेकिन वो कागज कहीं भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में समा गया हो या फिर हवा में उड़ गया हो। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। अब मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था और ना ही उसके पास मेरा नंबर था, क्योंकि मैंने कभी अपना नंबर उसे दिया ही नहीं था। उसने तो अपना नंबर मुझे दिया था और शायद उसे ये भरोसा था कि मैं खुद ही उसे फोन कर लूंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। मैंने इस बारे में बुआ से बात की। बुआ ने रिश्ता बताने वाली आंटी से संपर्क किया।
कुछ दिनों बाद जब वो आंटी वापस आई तो उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि उनके पास जो नंबर आदित्य की मौसी का था वो अब बंद जा रहा है और उसके अलावा उनके पास कोई दूसरा नंबर भी नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत गहरा झटका लगा। समय गुजरता रहा। शुरुआत में लोगों ने मुझे समझाया कि शायद आदित्य किसी काम में बहुत व्यस्त हो गया होगा या फिर किसी जरूरी कारण से संपर्क नहीं कर पा रहा होगा। सब कहते थे कि वो जल्दी ही वापस आएगा, लेकिन ना जाने क्या हुआ। महीने बीतते गए और फिर महीने सालों में बदल गए। मेरी सगाई को 1 साल हो गया और फिर दूसरा साल भी खत्म होने लगा, लेकिन आदित्य का कोई अता पता नहीं था। ना उसका कोई संपर्क नंबर मिल रहा था और ना ही उसकी तरफ से कोई संदेश आया। जो भी लोग उसे जानते थे, मैंने उन सब से उसके बारे में पूछने की कोशिश करती, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक इस दुनिया से ही गायब हो गया हो। इन्हीं दिनों मेरी बुआ की तबीयत भी काफी खराब रहने लगी। बीमारी ने उन्हें बहुत ही कमजोर कर दिया था। उनके चेहरे पर हर समय चिंता की लकीरें दिखाई देती थीं। अब उन्हें रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि वे हर समय किसी गहरी सोच में डूबी रहती थीं। एक दिन उनकी पहचान के कुछ लोग घर आए। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन उनकी बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। बुआ ने दुखी होकर कहा कि मुझे वर्षा की बहुत चिंता रहती है। आदित्य का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा और उसकी कोई खबर भी नहीं मिल रही। तब वो आंटी बोली कि बहन जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो लड़का इस रिश्ते को भूल चुका है। वरना सोचिए, 2 साल में क्या उसे एक बार भी वर्षा का ख्याल नहीं आया होगा। ये सुनकर बुआ चुप हो गईं। फिर वो आंटी आगे बोली कि लोग तो शादी के बाद बीवी बच्चों वाले होते हैं, फिर भी दूसरी शादी कर लेते हैं, और यहाँ तो अभी सिर्फ सगाई ही हुई थी। ये भी तो हो सकता है कि उसको वहां पर बाद में कोई दूसरी लड़की पसंद आ गई हो और इसीलिए ना तो उसने कोई संपर्क किया और ना ही उसकी मौसी ने। ये सुनकर बुआ बोली कि लेकिन वो तो कहता था कि मेरी वर्षा उसे बहुत पसंद है और उसे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं। वो आंटी हंसने लगी और बोली, अरे आजकल के प्यार मोहब्बत की बातों पर भला कौन भरोसा करे। आप खुद सोचिए, कब तक लड़की को बिठाकर रखेंगे। आपकी भी तो बेटियां हैं, उनकी भी तो फिर शादी की उम्र निकल रही है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप वर्षा की शादी कर दीजिए। मैं एक अच्छा रिश्ता जानती हूँ और दहेज की भी चिंता मत करिए। मैं किसी अच्छे संस्थान से कुछ पैसों का इंतजाम भी डोनेशन के तौर पर करवा दूंगी। लड़की की शादी हो जाएगी तो आपका बहुत बड़ा बोझ भी उतर जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानती थी कि बुआ मुझे बोझ नहीं समझती, लेकिन वो भी बीमार थीं और फिर उन्हें अंदर ही अंदर कई तरह की चिंताएं खाई जा रही थीं। इसके बाद भी बुआ ने तुरंत फैसला नहीं किया, क्योंकि उन्हें आदित्य सच में बहुत पसंद था। इसीलिए उन्होंने कुछ महीने और इंतजार किया और आदित्य को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। अगर उन्हें जरा सी भी कहीं से कोई खबर मिलती तो वो तुरंत वहां पता करने जाती, लेकिन उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। एक दिन फिर बुआ ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ फेरकर वो मुझे ध्यान से देखने लगी। मैंने भी देखा, बुआ का चेहरा कमजोरी के मारे सफेद पड़ गया था। वो बोली, बेटी देखो, मैं बहुत इंतजार कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब हमें और इंतजार करना चाहिए। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे लिए एक और लड़के का रिश्ता आया है। उसका नाम विवेक है। अच्छा परिवार है, माँ बाप है, भाई है, बहनें हैं, भरा पूरा परिवार है। ये सुनकर मैं चुप रही, क्योंकि मेरी जिंदगी के फैसले पहले भी बुआ ने ही किए थे और आज भी फिर वही कर रही थी। मैंने चुपचाप हाँ बोल दिया और बस 1 महीने के बाद ही मेरी शादी विवेक से हो गई। शादी के दिन खूब हंगामा, शोर शराबा और खुशहाली थी। घर में मेहमानों का आना जाना था। औरतें बातें कर रही थीं, बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। हर तरफ चमक धमक और रोशनी थी, लेकिन मेरे दिल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, हाथों में मेहंदी लगी थी, लाल रंग का जोड़ा पहने हुए। मेरा वजूद अजीब सा भारीपन महसूस कर रहा था। लोग बधाइयां दे रहे थे और फिर एक एक करके सारी रस्में हुईं और फिर विदाई का वक्त आ गया। मैं अपनी बुआ से लिपटकर खूब रोई। वो भी रोती रही। वो कांपते हाथों से मुझे बार बार आशीर्वाद देती रही। विदाई के बाद मैं विवेक के घर पहुंच गई।
उसका घर सच में बहुत बड़ा था, जहां उसकी माँ, पिताजी, दो बड़े भाई, भाभियां और नंदे थीं। सब लोग एक ही घर में रहते थे। जब रात हुई तो मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया, जहां हल्की रोशनी थी और फूलों की खुशबू फैली हुई थी। मैं चुपचाप बैठी थी, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और विवेक अंदर आए। वो धीरे धीरे चलते हुए आकर मेरे सामने बैठ गए। मैंने अपनी नजर झुका ली। मैं सोच रही थी कि वो शायद मुझसे नरमी से बात करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि मुझे डर तो नहीं लग रहा और हमारी नई जिंदगी की शुरुआत के बारे में कुछ अच्छी बातें करेंगे। लेकिन उन्होंने बड़े ही अजीब अंदाज में बात शुरू की। वो मुझे उंगली दिखाते हुए बोले, एक बात अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लो। उनकी इस पहली बात पर ही मैं घबरा गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो आते ही मुझे चेतावनी देने लगे। मेरे घर वालों को हमेशा खुश रखना। घर का जो भी सदस्य तुमसे जिन जिन कामों के लिए कहे, तुम्हें एक एक करके सबके काम करने होंगे। कभी किसी को मना करने की हिम्मत भी मत करना। मैं चुपचाप बैठी हुई सुनती रही। फिर वो बोले, अगर ऐसा करोगी ना तो फिर मैं भी तुम्हें खुश रखूंगा। फिर उन्होंने उठकर पानी पिया और एक बार फिर से कड़क अंदाज में कहने लगे, और हाँ, याद रखना, मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं और ना ही रो धोकर ड्रामा दिखाने वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं। इसीलिए मेरे सामने कभी भी अपना दुखड़ा रोने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी सारी नौटंकी एक बार में ही खत्म हो जाएगी। ये सुनकर मेरा तो दिल ही बैठ गया। वो लगातार ना जाने क्या क्या बोलते जा रहे थे और मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैंने भला किया क्या है। फिर वो कहने लगे, और हाँ, अगर तुमने कभी भी मेरे घर वालों से मेरी कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो ये मत सोचना कि वो लोग तुम्हारा साथ देंगे। वो मुझे तुरंत बता देंगे, समझी? और फिर तुम्हारा क्या होगा ये तो तुम अच्छी तरह से समझ ही जाओगी। मैं सोचने लगी कि ये मेरी शादीशुदा जिंदगी की पहली रात है जो शायद हंसी खुशी और अपनेपन से भरी होगी, लेकिन विवेक की बातों ने तो मेरे मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि अब तो मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। और अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब तो शादी हो चुकी थी। मेरे ससुराल वालों की एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान थी। वो लोग हमेशा अपनी उस दुकान के कारोबार पर बहुत गर्व करते थे। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो मेरे ससुर जी बड़े गर्व से कहते कि हम तो बिजनेस करने वाले लोग हैं। ये बिजनेस तो हमारे बाप दादा के जमाने से चला आ रहा है और इसी बिजनेस ने हमें बहुत इज्जत दी है और आज समाज में ये मुकाम भी दिया है। मैं चुपचाप उन लोगों की बातें सुनती और सोचती कि इन लोगों में अपने रुपए पैसे का कितना घमंड है। फिर तकरीबन एक हफ्ते के बाद एक दिन अचानक घर में शोर मचने लगा। मैं उस वक्त घर में पोछा लगा रही थी। तभी बाहर से भाग दौड़ की आवाजें आने लगी। लोग तेज तेज आवाज में एक दूसरे को चिल्लाकर बुला रहे थे। मेरी ननद भी हांफती हुई अंदर आई और बोली कि अरे, दुकान में आग लग गई है। ये सुनते ही मेरे हाथ से पोछा गिर गया। मैं तुरंत बाहर भागकर निकली। देखा तो गली में लोग इकट्ठे हो रहे थे और दूर से आसमान की तरफ धुएं के काले बादल उठ रहे थे। कुछ लोग बाल्टियां लेकर भाग रहे थे तो कुछ लोग मोबाइल पर किसी को जानकारियां दे रहे थे। मेरे ससुर और पति तो पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। शाम तक सबके चेहरे उतरे हुए थे। उनकी बातों से पता चला कि आग ने तकरीबन 80% सामान को जलाकर राख कर दिया था। बरसों की मेहनत कुछ घंटों में ही मिट्टी में मिल गई थी। घर में जैसे मातम का माहौल था। कोई चुपचाप बैठा था तो कोई सिर पकड़कर अपनी ही ख्यालों में खोया हुआ था। शुरू में तो सब लोग इस हादसे को हादसा ही कह रहे थे, लेकिन फिर बीच में किसी ने एक बात कह दी और बस दूसरे ने उस बात को दोहराना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते वो बात पूरे परिवार और रिश्तेदारी में फैल गई। लोग कहने लगे कि अरे, ये जो नई नवेली दुल्हन आई है ना, इसके कदम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। देखो तो शादी के एक हफ्ते बाद ही कितना बड़ा नुकसान हो गया। कोई कहता कि ना जाने कैसी फूटी किस्मत लेकर आई है। कोई मेरे लिए मनहूस कहने लगा। मैं चुपचाप सब कुछ सुनती रही। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मेरी शादी की बातें चल रही थीं, तो मेरी सास उस वक्त लोगों से कहती थी कि हमारा कारोबार बहुत बड़ा है और हमारे घर के आदमियों की किस्मत और मेहनत की वजह से उसमें खूब तरक्की हो रही है और अब तो कामकाज पहले से भी ज्यादा अच्छा चलने लगा है। उस वक्त जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उसका सारा सेहरा
उन्होंने अपने घर के आदमियों के सिर पर बांधा था, लेकिन अब जब इतना बड़ा नुकसान हो गया तो उसका इल्जाम उठाकर उन्होंने मेरे सिर पर डाल दिया। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में लोग अपनी खुशकिस्मती अपने नाम पर लिखते हैं, लेकिन अपनी बदकिस्मती का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पर फोड़ते हैं। कुछ ही दिनों में घर का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। मेरी सास, जो पहले मुझसे नरम अंदाज में बात करती थी, अब अक्सर ताना कसते हुए बोलती थी। अगर घर में कोई भी चीज खराब हो जाती तो बस सबकी नजर मेरी तरफ ही उठती। दुकान को पहले की तरह चलाने की धीरे धीरे कोशिश की जा रही थी, लेकिन इतने बड़े नुकसान की भरपाई कम समय में भला कैसे हो सकती थी। इसीलिए कई बार ऐसा भी होता कि ग्राहक कम आते तो बस उसका इल्जाम भी वो लोग मेरे ऊपर ही लगा देते थे। ऐसे करते करते मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, बल्कि इस घर की हर एक मुसीबत की वजह मैं ही हूँ। सच कहूँ तो जॉइंट फैमिली में बहू की हैसियत वैसे भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होती है, खास तौर पर उस बहू की जिसके मायके में भी कोई मजबूत इंसान ना हो। तब तो ऐसी बहू को कोई इज्जत नहीं देता। मैं सुबह सबसे पहले घर में उठती थी। पूरे घर के काम करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही थी। मुझे ही हर एक इंसान की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता था। कोई अगर कुछ कह भी दे तो मैं जवाब नहीं दे सकती थी, और मैं चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लूं, पर मुझे उस घर में तारीफ की उम्मीद भी नहीं रहती थी। मुझे अब अंदाजा होने लगा था कि मेरी जिंदगी बाकी औरतों जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी, और शादी से पहले जो लोग अपना चेहरा बहुत ही बेहतरीन दिखाते हैं, उनके असली चेहरे तो वक्त बीतने के बाद ही सामने आते हैं। मेरा पति भी बिल्कुल वही पिछड़ी सोच वाले पतियों के जैसा था, और इसीलिए वो हर वक्त मुझ पर रौब झाड़ने की कोशिश करता था। मैं चाहे कितनी भी उसकी सेवा करूं, कितना भी अच्छा काम क्यों ना करूं, पर वो हमेशा मुझे नीचा दिखाता रहता था। एक रात हम कमरे में बैठे थे, वो मोबाइल देख रहा था और मैं चुपचाप अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। अचानक वो बोला, एक बात कहूं? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी लव मैरिज होती। ये सुनकर मैं चौंक गई। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? तो वो कहने लगा कि बस मेरा दिल चाहता था। मैंने कहा, तो क्या आपको मुझसे प्यार नहीं है? ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे हंस रहा था जैसे ना जाने मैंने क्या कह दिया हो, और बोला, भला पत्नियों से प्यार कौन करता है? तुम पत्नी हो, प्रेमिका थोड़ी ना हो। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत गहरा झटका लगा। मैंने फिर हिम्मत करके कहा कि क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती हूँ? वो बोला, खूबसूरत तो हो, लेकिन इस खूबसूरती का फायदा क्या है? अभी बच्चा हो जाएगा, फिर तो तुम आंटी लगोगी, और 7-8 साल के बाद तो तुम बिल्कुल अम्मा जैसी दिखोगी। और फिर एक बार वो जोर से ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, और कुछ सालों बाद अगर दूसरा बच्चा हो गया तब तो बूढ़ी दादी हो जाओगी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने कहा कि अरे, पर वो बच्चे भी तो आखिर आपके ही होंगे ना। ये सुनते ही एकदम से उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए, और हाथ उठाकर मुझे चुप कराते हुए बोला, बस बहुत बोल लिया तुमने, अब और जुबान मत खोलो मेरे आगे। जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर लाओ। मैं चुप हो गई। मैंने आगे कुछ भी नहीं कहा। मैं धीरे से कमरे से निकली और किचन की तरफ चली गई। रात काफी हो चुकी थी। घर के ज्यादातर लोग अपने कमरों में जा चुके थे। मैंने चूल्हे पर कॉफी बनाने के लिए बर्तन रख दिया। मैं वहीं खड़ी सोच रही थी कि मेरी जिंदगी शायद अब कभी भी आसान नहीं होने वाली है। पर सच कहूं तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अभी जो मैं सोच रही हूं वो तो बहुत ही कम है। आने वाले दिन तो मेरे लिए इससे भी बड़ी मुश्किलें लेकर आने वाले थे। एक दिन मैं सुबह से ही घर के कामों में व्यस्त थी। सुबह सबके लिए उनकी डिमांड के हिसाब से नाश्ता बनाया और ढेर भरकर बर्तन सिंक में पड़े थे, और साथ ही दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी। घर में इतने सारे लोग थे पर कोई भी हाथ नहीं बटाता था, इसीलिए काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। कभी किसी को चाय चाहिए होती थी तो कभी किसी के लिए अलग से नाश्ता बनाना पड़ता था। मैं एक काम खत्म कर पाती तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता था। मैं पूरा दिन एक ही टांग पर नाचती रहती थी। मेरी सास और पति सोफे पर बैठे हुए थे। मैं वहीं पास में काम कर रही थी तो उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास बोली कि तुम्हारी पत्नी ने तो अभी तक हमें कोई खुशखबरी तक नहीं सुनाई। शादी को 6 महीने होने जा रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर मेरे हाथ एकदम से रुक गए,
क्योंकि अब मेरा पूरा ध्यान उनकी बातों पर था। मेरा पति हल्के से हंसकर बोला, अरे मम्मी, तुम्हारा दिल नहीं भरा है इतने सारे बच्चों से? बड़े भैया के 4 बच्चे हैं और दूसरे वाले भैया के 3 बच्चे। घर में हम लोग इतने नहीं हैं जितने बच्चे हो गए हैं, और अभी तुम्हें मेरे बच्चों की भी ख्वाहिश है। ये सुनकर मैं हैरान थी, क्योंकि उसके अंदाज में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वो तो जैसे इस बात को मजाक में उड़ा रहा था। मुझे लगने लगा कि शायद मेरे पति को बच्चे पसंद नहीं हैं, या फिर शायद वो अभी बच्चों की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। उसकी बातों से कभी भी ये नहीं लगता था कि वो पिता बनने के लिए गंभीर है। मेरी सास ने उसे डांटते हुए कहा, पागल हो गया है क्या? बच्चों से हमारा दिल भर क्यों करेगा? अरे अगर वो बच्चे इतने सारे हैं तो वो उन लोगों के हैं, तेरे भी तो बच्चे होने चाहिए ना। ये कहकर वो बड़बड़ाने लगी। इस पर विवेक बोला, हाँ तो जो घर में बच्चे हैं देखा है कभी? उनमें से कितने सारे तो बदतमीज हैं। भाभीियों ने क्या परवरिश की है उनकी। मेरे भी बच्चे हो जाएं ताकि वो भी उन्हीं की तरह ऐसे ही बिगड़ जाएं। इस पर मेरी सास बोली, देख विवेक, औरत की शादी होती है तो फिर उसे बच्चे भी होने चाहिए, इससे औरत के पैरों में जंजीर पड़ जाती है। ये सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि मैं समझ रही थी कि वो किस तरफ इशारा कर रही हैं। फिर वो बोली, और तेरी बीबी तो खूबसूरत भी है, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे छोड़कर कहीं चली जाए। ये सुनते ही मेरे कान गर्म हो गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनकी ऐसी बातों पर दुखी हो जाऊं या फिर क्या करूं। विवेक ने बड़ी लापरवाही से कहा, जब बच्चे होने होंगे तो हो जाएंगे, अभी इस टॉपिक पर बात बंद करिए। इसके बाद दोनों चुप हो गए, लेकिन मैं देर तक खड़ी सोचती रही कि आखिर शादी के 6 महीने बाद भी मैं मां बनने की खुशी क्यों नहीं पा सकी। क्योंकि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आता कि अगर बच्चे हो भी जाते तो भला मेरी जिंदगी कौन सी बेहतर हो जाती। मुझे तो तब भी सुबह से लेकर रात तक काम करना ही पड़ता, और ऐसे में अपने बच्चों को संभालना भी कितना मुश्किल होता मेरे लिए। मैं भला उन पर कैसे ध्यान दे पाती। घर का सारा बोझ तो मेरे ही कंधों पर था। मेरी बड़ी जेठानी के 4 बच्चे थे, और इसीलिए वो बस हर वक्त इसी बात का बहाना लेकर बैठी रहती और रोना रोती कि मैं अपने बच्चों का ही कर लूं, यही बहुत है। हालांकि सच भी यही था। उनके बच्चे हर वक्त घर में भाग दौड़ मचाए रखते थे, क्योंकि उनके बीच बहुत ज्यादा गैप नहीं था। कहीं कोई रो रहा होता था तो कहीं कोई लड़ रहा होता था, और कहीं कोई चीज तोड़ रहा होता था, क्योंकि सारे ही बच्चे बहुत शैतान थे। वो उन्हीं में व्यस्त रहती थी। अगर वो जरा भी ध्यान न दें तो वे बच्चे एक दूसरे को चोट पहुंचा देते थे, और इसी वजह से वो घर के कामों से ज्यादातर दूर ही रहती थी। और जो दूसरे नंबर वाली जेठानी थी, उनका तो अंदाज ही अलग था। वो एक अमीर बाप की बेटी थी, और इसीलिए जैसा कि वो अपने मायके में रहती आई थी, बिल्कुल उसी अंदाज में वो यहाँ भी रहती थी। और उनसे कभी कोई किसी काम के लिए कहता भी नहीं था, क्योंकि पैसे वालों से भला कोई क्या ही कह सकता है। वो अपने साथ ढेर सारा दहेज और कैश लेकर आई थी, और बस इसी ने सबके मुंह पर जैसे टेप लगा रखा था। वो सुबह देर से उठती, आराम से नाश्ता करती, मोबाइल चलाती रहती, टीवी देखती रहती, या फिर अपनी सहेलियों के साथ पार्टियों में चली जाती। ना तो मेरी सास उनसे कुछ कहती थी और ना ही ससुर, और अगर वो कभी किसी से कुछ कह भी देती तो सब चुप रहते थे। पर मेरे साथ तो सबका व्यवहार ही अलग था। अगर मैं 2 पल के लिए सांस लेने को बैठ जाती तो पीछे से किसी न किसी की आवाज आ जाती, वर्षा यहाँ आओ, वर्षा ये कर दो, वो कर दो। कभी कभी तो मुझे लगता कि इस घर में मेरा वजूद सिर्फ घर के काम की वजह से ही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी क्योंकि मैं एक अनाथ थी। मेरे पीछे कोई भी ऐसा मजबूत सहारा नहीं था जो खड़ा होता। कोई ऐसा नहीं था जो आकर पूछता कि मेरी बेटी कैसी है, और ना ही कोई ऐसा था जिसके डर की वजह से ये लोग मेरे साथ कायदे से पेश आते। मेरी बुआ तो बेचारी खुद ही बीमार रहती थी, और फिर वो इतनी पैसे वाली भी नहीं थी। जब भी मैं उनके बारे में सोचती तो मेरा दिल भर आता। अगर वो पैसे वाली होती और स्वस्थ होती तो शायद मेरे लिए कुछ कर सकती, लेकिन अब तो वो खुद ही दूसरों के सहारे पर जिंदगी गुजार रही थी। यही सब सोचकर मैं हमेशा चुप रहती थी और अपने दुख को दिल में ही दबा लेती थी। इसके बाद वक्त और तेजी से गुजरने लगा, लेकिन मेरा रूटीन नहीं बदला, और जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं शादी के कुछ महीनों बाद ही बूढ़ी लगने लगी थी। जब भी मैं शीशे के सामने खड़ी होती तो खुद को पहचान ही नहीं पाती कि ये वही वर्षा है जिसकी तारीफ करते हुए लोग थकते नहीं थे,
जिसके चेहरे की चमक को देखकर लोग कहते थे कि ये कितनी सुंदर है, लेकिन अब तो जैसे मेरे चेहरे की रौनक ही गायब हो गई थी। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। किचन की गर्मी और धुएं ने मेरे चेहरे पर बहुत सारे दाने निकाल दिए थे और जिसकी वजह से दाग भी पड़ गए थे। मेरे हाथ भी अजीब से रूखे रूखे हो गए थे। कमर हर वक्त दर्द में डूबी रहती थी। शरीर भी थका थका सा ही रहता था। ऐसा लगता था जैसे मैंने सालों से आराम ही नहीं किया। जब भी मैं अपनी वो पुरानी शक्ल याद करती तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते। पर भला मैं कर भी क्या सकती थी। एक दो बार मैंने कोशिश भी की कि मैं कुछ घरेलू नुस्खों से अपने चेहरे को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करूं, लेकिन कोई मुझे 2 पल मेरे लिए निकालने ही नहीं देता था। हर वक्त किसी ना किसी की आवाज पीछे से चली आती थी और इस वजह से मेरी जो आखिरी हिम्मत खुद को संवारने की थी वो भी टूट गई। एक दिन मेरे पति बाथरूम गए हुए थे और उनका मोबाइल टेबल पर रखा था। तभी अचानक उसकी स्क्रीन चमकी और एक मैसेज आया। मेरी नजर यूं ही उस मैसेज पर चली गई तो मैंने उस पर लिखा देखा, डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम्हारी वो गंवार पत्नी सो गई हो तब जरा मुझसे भी बातें कर लो। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली हो। मैं कुछ देर तक वहीं जड़ होकर बैठी रही। एक तो विवेक कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते थे। मेरे लिए आज तक उन्होंने एक अच्छा शब्द नहीं बोला था, ना कभी मुझे इज्जत दी थी, और अब ऊपर से वो मुझे धोखा भी दे रहे थे। उस रात मैं तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोई और चुपचाप छत के पंखे को देखकर दिल ही दिल में सवाल करती रही कि आखिर मेरी क्या गलती है। मैं आखिर कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हूँ। मैंने जिंदगी में किसका बुरा किया है जो मेरे हिस्से में इतने सारे दुख आ रहे हैं। मैं तो कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने सबको इतना खुश रखने की कोशिश की, अपने पति की भी हर एक बात मानी, फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उस घर में रहकर मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, लेकिन इस धोखे को बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए अगले दिन मैंने हिम्मत करके अपनी सास से इस बारे में बात की तो वो घूर कर मेरी तरफ देखने लगी और बोली, हाँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पति की मुझसे शिकायत करने की। और ये सब तो आदमी लोग करते ही हैं, आदमी तो ऐसे ही होते हैं। ये सुनकर मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। वो बोली, आदमियों के मामलों में औरतों को बोलना नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ चुपचाप घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और आदमी जो कहे उसी हिसाब से चलना चाहिए, समझ गई। ये सुनकर मैं रोने लगी तो वो मुझसे बोली, अरे इसमें ये आंसू बहाने वाली क्या बात है। क्या विवेक ने तुझे घर से निकाल दिया है? क्या वो उस औरत को शादी करके यहाँ घर में ले आया है? मैंने धीरे से इनकार में सिर हिलाया तो वो कहने लगी, तो बताओ फिर दिक्कत क्या है, बैठी तो हो तुम इस घर में उसकी पत्नी बनकर। ये कहकर वो चुप हुई और फिर अगले ही पल बोली, और अगर कल को वो शादी करके दूसरी औरत ले भी आए तो इसमें बुराई ही क्या है, आखिर लाएगा तो औलाद की खातिर ही ना। तुमने तो वैसे भी पिछले 1 साल में उसे पिता बनने की खुशी नहीं दी। उनकी बात सुनकर तो मेरा मुंह ही बंद हो गया। मैं चुपचाप वहां से उठकर चली गई। उस दिन के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या है। 1 साल से ऊपर हो गया था और मेरी गोद सूनी थी। एक दिन मैंने विवेक से कहा कि हम डॉक्टर के पास चलते हैं। इस पर वो बड़ा ही अकड़ कर बोले, दिमाग खराब है तुम्हारा, मर्दों को कभी कोई बीमारी नहीं होती, बीमार तो तुम होगी। मैंने उनसे कहा कि मैं ये कब कह रही हूँ कि आपके अंदर कोई कमी है। मैं तो अपने लिए ही आपसे बात कर रही हूँ कि आप मुझे डॉक्टर को दिखा दीजिए। ये सुनकर वो थोड़ा नरम पड़े और बोले, हाँ चलो ठीक है, ले जाऊंगा। लेकिन उस दिन के बाद वो हर रोज मेरी बात टाल देते और फिर आखिरकार मेरी लगातार कोशिशों के बाद वो 5 महीने बाद मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। अस्पताल पहुंचे तो वहां काफी भीड़ थी। लोग लाइन लगाकर खड़े थे। कोई रिपोर्ट हाथ में पकड़े था तो कोई दवा ले रहा था और कोई परेशानी में इधर उधर घूम रहा था। मेरे भी बहुत सारे टेस्ट हुए। कभी एक कमरे में जाना पड़ा तो कभी दूसरे कमरे में, कभी सैंपल लिए गए तो कभी कोई और जांच की गई। मेरी हालत तो पहले ही काफी कमजोर हो चुकी थी और अब जब सैंपल लिए गए तो उसके बाद तो मुझे चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद
सारी रिपोर्टें आ जाएंगी। फिर मैं विवेक के साथ घर लौट आई। ये 1 हफ्ता मेरे लिए बहुत ही मुश्किल गुजरा, सिर्फ इसलिए नहीं कि रिपोर्ट्स में क्या आएगा, बल्कि अब तो मुझे और भी ज्यादा कमजोरी लगती रहती थी। लेकिन घर में किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आता था। सब मुझे एक के बाद एक काम बताते रहते थे। फिर 1 हफ्ता बीता और उस दिन मेरी सास और जेठानी भी हमारे साथ हॉस्पिटल गईं। रिपोर्ट आने में अभी कुछ देर थी कि ना जाने एकदम से मेरी तबीयत खराब हुई। मेरा सिर चकराने लगा और ब्लड प्रेशर नीचे चला गया। डॉक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने कैबिन में मुझे लिटा दिया। कमजोरी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं आंखें बंद करके लेटी हुई थी और बाहर विवेक अपनी माँ और जेठानी के साथ बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर के बाद ही उस कमरे का दरवाजा खुला। मैंने देखा तो विवेक अंदर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो बोले, रिपोर्ट्स आ गई है और डॉक्टर साहब का कहना है कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर जैसे किसी ने मेरे सिर पर बम फोड़ दिया। मैं तो उन्हें आंखें फाड़कर देखती रह गई। उन्होंने वो रिपोर्ट निकाली और बोले, तुम्हारे जैसी औरत को अब मैं अपनी जिंदगी में नहीं रख सकता, इसीलिए अब मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। मेरी जान छोड़ दो। ये कहकर उन्होंने एकदम से तलाक के कागज भी निकाल लिए और मेरे हाथ में पकड़ा दिए। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोले, डॉक्टर की रिपोर्ट साफ है कि तुम बांझ हो। और तभी मेरी सास और जेठानी भी अंदर आ गईं। मेरी सास मुझे देखते ही चिल्लाकर बोली, मुझे तो पहले ही पता था, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है ये औरत। ये सुनकर मैं रोने लगी। मेरे आंसू बह रहे थे। इसके बाद मेरा पति बोला, हाँ मम्मी, सही कहा तुमने, इसीलिए तो मैं मोनिका से शादी करूंगा। ये नाम सुनते ही मुझे याद आया कि उस दिन मोबाइल पर मैंने जो मैसेज देखा था वो भेजने वाली और कोई नहीं, मोनिका ही थी, क्योंकि मैंने ऊपर यही नाम देखा था। मेरी सास तुरंत बोली, हाँ, उस लड़की से मैं तेरी शादी पहले इसलिए नहीं करवाई क्योंकि उसकी एंगेजमेंट एक बार टूट चुकी थी, लेकिन हमें क्या पता था कि इसकी भी शादी से पहले मंगनी हो गई थी। ये तो हमारी बदकिस्मती थी जो हमें बाद में पता चल पाया। ये कहकर वो अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर जाने लगी। मैंने रोते हुए कहा कि ऐसा मत करिए मम्मी जी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरी सास बड़ी ही बेदर्दी से बोली, ये हमारी दिक्कत नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल रही है। मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद ही कर दिया था। मेरे कानों में लगातार बस एक ही बात गूंज रही थी कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। मैं घबराहट के मारे पूरी तरह से कांप रही थी और मेरे सामने खड़े वो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद करने के कुछ पल बाद ही अपने बेटे की दूसरी शादी का प्लान बनाने में व्यस्त हो रहे थे। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो सब कुछ ठीक कर दें। मेरी सांस उखड़ने लगी तो मुझे लगा कि मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है। मुझे लगा कि अगर मैं बेहोश हो गई तब तो ये लोग मुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे और फिर मैं कैसे रोकूंगी इन्हें। इसीलिए मैंने थोड़ा सा खुद को शांत करने की कोशिश की और तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि इन्हें कैसे पता था कि मैं मां नहीं बन सकती, क्योंकि तलाक के कागज ये इतनी जल्दी तैयार करवाकर कैसे ले आए? जो रिपोर्ट के आते ही इन्होंने मुझे तलाक के कागज पकड़ा दिए। इसका मतलब इन्हें ये सब या तो पहले से पता था या फिर ये पहले से ही मुझे तलाक देने की सोच कर बैठे थे। ये ख्याल आते ही मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा और तभी मेरी नजर साइड की टेबल पर पड़ी जहां पर वो रिपोर्ट रखी थी जो विवेक ने गुस्से में पटक दी थी। मैंने मुश्किल से उठकर आगे हाथ बढ़ाकर उस रिपोर्ट को उठाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे खोला और जैसे जैसे मेरी नजरें शब्दों पर पड़ रही थी, मेरी आंखें हैरत से फैल रही थीं। मैंने पूरी रिपोर्ट को 2-3 बार पढ़ा। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन उसके साथ ही पीछे एक दूसरी भी रिपोर्ट लगी थी, वो विवेक की थी, जिसमें साफ लिखा था कि वो कभी भी पिता नहीं बन सकते। ये सब देखकर मेरा सिर चकराने लगा। अब मुझे समझ आ गया था कि मुझ पर यह सब झूठा इल्जाम लगाया गया और मुझे ही बांझ साबित करके ये लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं ताकि मुझे तलाक दे सकें, और ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। जब तक मैंने ये सब किया तब तक जेठानी तो वहां से जा चुकी थी, लेकिन सास और विवेक दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरे अंदर भयंकर गुस्सा और हिम्मत आई और मैं पूरी ताकत से चिल्लाई, रुक जाइए।
उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा तो मैंने उस रिपोर्ट को हवा में लहराते हुए कहा, इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, जबकि आपका बेटा है जिसमें कमी है। तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर एकदम से सन्नाटा पसर गया। मुझे लग रहा था कि शायद मेरी सास भी हैरान होगी और अपने बेटे से पूछेगी कि ये सब क्या है, लेकिन अगले ही पल मेरी सारी उम्मीद टूट गई। मेरी सास जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें ऐसे देखकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। वो बोली, अरे बेवकूफ, मुझे तो पहले से ही पता है कि मेरा बेटा कभी भी पिता नहीं बन सकता। उसने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। ये सुनकर तो मेरा दिल रुक गया। मैंने कहा कि आपको पहले से पता था? वो बोली, हाँ, इसीलिए तो उससे पीछा छुड़ाने का इंतजाम इसी एक हफ्ते में हमने करवा लिया था, वरना तू कई तरह के सवाल करती, लोगों को बताती और फिर मेरे बेटे का ये राज कभी भी राज नहीं रहता। मैं तो पत्थर की ही हो गई थी। वो लगातार बोलती जा रही थी। वो कहने लगी, और हाँ, रही बात मोनिका की, वो तो इस राज को राज ही रखेगी, क्योंकि वो कभी माँ बनना ही नहीं चाहती। उसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे बेटे को तो बच्चे हो ही नहीं सकते, इसीलिए हमें बच्चों की जरूरत नहीं। घर में तो पहले से ही बहुत बच्चे हैं। और तुझे पता है, मोनिका करोड़ों की मालकिन है। जब वो अपनी करोड़ों की जायदाद के साथ हमारे घर में आएगी तो भला हमें औलाद की जरूरत ही क्या है? और तुम क्या लेकर आई थी? बस वो जरा सा फर्नीचर और मामूली सा केस, वो भी दान में मिला हुआ। उनके ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। मैंने रोते हुए कहा कि आप कैसी औरत हैं? अपने बेटे की कमियां मुझ पर डालकर मुझे ही बदनाम कर रही हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगी। बोली, हाँ तो तेरे जैसी अनाथ और गरीब बेकार औरत के साथ यही होना चाहिए। मैंने विवेक की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी जरा भी अफसोस नहीं था, जैसे कि मेरी जिंदगी बर्बाद होने पर उसे कोई भी दुख नहीं हो। मैंने अपने आंसू पोंछे और बुलंद आवाज में कहा, मैं सबको बताऊंगी, सबको सच बताऊंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया और तुम्हारी सच्चाई क्या है। ये सुनते ही उन दोनों के चेहरे पर खौफ उतर आया। वो दोनों धीरे से मेरे पास आए। मेरी सास एकदम से मेरे इतने करीब आ गई कि उनकी सांसों की आवाज तक मुझे सुनाई दे रही थी। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें करके खतरनाक आवाज में कहा, अगर हिम्मत है तो बताओ सबको। ये देखकर मैं डर गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुझे क्या लगता है हम तुझे छोड़ देंगे? अगर तू ऐसा करेगी हम तेरा किस्सा यहीं खत्म कर देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सुनकर तो मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा। मैंने विवेक की तरफ देखा कि शायद वो अपनी मां को रोकेगा, लेकिन वो भी चुप खड़ा था। मैं उस वक्त अपनी मदद करने के काबिल भी नहीं थी, क्योंकि मैं ठीक से उठ नहीं पा रही थी। अचानक से मुझे घुटन सी महसूस होने लगी। मेरे सामने खड़े हुए दो लोग इंसान नहीं शैतान लग रहे थे, जो मुझे खत्म करने पर तुले थे। मेरी आंखों में डर से फैलने लगी और गला सूख गया। मुझे अब लगने लगा कि मेरे साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। ये एक सरकारी हॉस्पिटल था और यहाँ हर एक मरीज के पास कोई डॉक्टर या नर्स खड़ा नहीं रहता था। वहाँ जनरल वार्ड में पहले से ही बहुत भीड़ थी। कोई दर्द से चिल्ला रहा था तो कोई दवाई लेने के लिए भाग रहा था। बाहर सब तरफ शोर था और मैं यहाँ इस कमरे में इन दोनों के साथ अकेली थी। भला मेरी आवाज कौन सुनता? मैं कमजोर थी, बेबस थी। मैं सोचने लगी, अगर यहाँ मेरे साथ कुछ हो गया तो शायद कभी किसी को सच में पता ना चले। शायद यही समझे कि कमजोर मरीज थी, ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया और इसीलिए दुनिया से चली गई। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। तभी मैंने देखा कि विवेक ने पास में पड़ा हुआ तकिया उठा लिया। उसकी आंखों में अजीब सी बेरहमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। और तभी उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से खुला और कोई तेजी से अंदर आया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उस इंसान ने विवेक को जोरदार धक्का दिया, जिससे वो लड़खड़ाकर एक तरफ गिर गया। मेरी सास घबराकर पीछे हटी। वो जोर से चिल्लाने लगा, कोई डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी यहाँ आओ। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो कुछ पलों के लिए मुझे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मेरे सामने आदित्य खड़ा था। वही आदित्य जिसका इतने सालों से कोई अता पता नहीं था, जिसके लिए मैं सोच रही थी कि वो मुझे भूल गया है, जिससे कभी मेरी मंगनी हुई थी। मेरी सास का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। आदित्य गुस्से से कांप रहा था। वो विवेक की तरफ देखकर बोला कि क्या कर रहे थे तुम लोग? बोलो, यहाँ क्या कर रहे थे? उसकी आवाज बहुत तेज थी, जिस वजह से बाहर से लोग भी कमरे में आकर जमा होने लगे। फिर वो चिल्लाकर बोला, बेशरम लोगों, तुम्हें जरा भी डर नहीं है?
तुम लोग इसके साथ क्या करने जा रहे थे? अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा। आदित्य लंबे कद काठी का एक मजबूत आदमी था। उसके अंदाज में ऐसी निडरता थी कि मेरी सास जो कुछ मिनट पहले मुझे धमकियां दे रही थी, बुरी तरह से कांपने लगी। इस शोर की वजह से भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही पलों में वहां पर दौरे पर आए हुए सीनियर डॉक्टर भी अंदर आ गए। आदित्य ने तुरंत उनसे कहा, डॉक्टर साहब, ये लोग अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। आप इसकी हालत खुद देख सकते हैं। तभी डॉक्टर की नजर मेरे ऊपर पड़ी और वहीं पास में रखे हुए तलाक के कागजों को भी उन्होंने देख लिया। वो एकदम से गंभीर हो गए। आदित्य बोला, अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो फिर आप लोग क्या जवाब देते? मैं इस मामले को अब नहीं छोड़ूंगा। मैं पुलिस बुलाऊंगा। सब कुछ साफ हो जाएगा। ये सुनते ही विवेक के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा कि मामला अब उसके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि आजकल एक मामूली सी बात भी सोशल मीडिया पर फैल जाती है। लोग वीडियो बनाने लगते हैं और तुरंत ही बड़ी खबर बन जाती है, और फिर ऐसी बदनामी कई सालों तक लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। विवेक एकदम से नरम पड़ गया। उसने आदित्य के आगे हाथ जोड़ लिए और कहने लगा कि गलतफहमी हो गई थी, हमें माफ कर दो। मेरी सास भी एकदम बदल गई। वो मेरे पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। बोली, बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुम कम से कम तुम समझो तो सही। कहो कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमें बचा लो। मैं हैरान थी कि जो लोग अभी कुछ पलों पहले इतनी निर्दयता दिखा रहे थे, वो अब एकदम से बदल कैसे गए। विवेक ने आदित्य की तरफ देखकर कहा कि तुम कौन हो? उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं इसका मंगेतर हूं। ये सुनकर सन्नाटा पसर गया। मेरी सास और विवेक दोनों हैरान रह गए। तभी आदित्य ने भी वो तलाक के कागज देख लिए और वो सब कुछ समझ गया। उसने तुरंत ही दोनों को दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा कि निकल जाओ अब यहां से, और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब उन लोगों के पास यहां से चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही। मेरा तो सिर ही चकराने लगा था। अभी जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, और फिर अचानक से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंखें खुली तो माहौल बदला हुआ था। कमरे में खामोशी थी। खिड़की से हल्की धूप अंदर आ रही थी। मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। शरीर में पहले से थोड़ी ताकत महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई तो बिस्तर के पास एक कुर्सी रखी थी जिस पर आदित्य बैठा था। वो चुपचाप मुझे देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कई दिनों से उसने आराम नहीं किया हो। मैं कुछ पल उसे देखती रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सच है या फिर सपना है। हमारी नजरें मिली और मेरी आंखों में सवाल आ गए। वो सवाल जो सालों से मेरे दिल में थे कि वो कहाँ चला गया था। आदित्य मुझे देखकर समझ गया कि मैं यही जानना चाहती हूँ। उसने धीरे से कहा, पहले घर चलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिर मैंने धीमे से उससे कहा, कौन सा घर? उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई और बोला, हमारा घर। उसके ये दो शब्द सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन हुई। मैंने कुछ नहीं कहा। शायद इतने सदमों के बाद मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। कुछ घंटों के बाद मैं अस्पताल से बाहर निकली तो आदित्य मुझे अपने साथ ले गया। रास्ते भर मैं चुप रही, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही। मेरे दिमाग में पिछले सालों की तस्वीरें घूम रही थीं। और फिर आखिरकार कुछ समय बाद गाड़ी एक बड़े से घर के सामने रुकी। मैं हैरानी से उस घर को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर अभी कुछ समय पहले ही बना हो। दीवारों पर ताजा पेंट था। गेट भी काफी नया था। गार्डन में हरे भरे पौधे लगे थे जो अभी काफी छोटे थे। हर चीज में एक नई शुरुआत नजर आ रही थी। आदित्य ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर लेकर आया। घर में पहुंचते ही एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। हर चीज अपनी जगह पर रखी थी। ना कोई शोर था, ना किसी के चिल्लाने की आवाज, ना कोई आदेश देने वाला था, ना कोई ताने देने वाला। बस सुकून ही सुकून था। वो मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गया जो बहुत ही खूबसूरत था। खिड़की के पास सफेद रंग के पर्दे लगे थे जिन पर हल्का सा डिजाइन बना हुआ था। दीवारों पर सफेद रंग का पेंट था। एक तरफ लकड़ी की अलमारी थी जिसमें अच्छी अच्छी किताबें रखी थीं। बिस्तर पर हल्के पीले रंग की सुंदर सी चादर बिछी थी। कमरे में हल्की सी खुशबू भी फैली हुई थी। आदित्य दरवाजे के पास खड़े होकर बोला, ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम यहाँ आराम करो, कुछ देर सो लो, तुम बहुत थक गई होगी।
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो चला गया। मैं बिस्तर पर बैठ गई और कमरे को आंखें भरकर देखने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल को बहुत सुकून महसूस हो रहा था, जैसे सालों बाद मैं किसी ऐसी जगह पहुंची हूं जहां मुझे डरने की जरूरत नहीं है। कुछ देर बाद मैंने खाना खाया और फिर ना जाने कब मुझे नींद आ गई। आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। खिड़की से ठंडी ताजी हवा अंदर आ रही थी। मैं कुछ देर वहां खड़ी होकर गार्डन को देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी की सारी मुश्किलें खत्म हो गई हों। लेकिन फिर अचानक मुझे अपना अतीत याद आ गया। मेरा पति याद आया, जिसने मुझे तलाक दे दिया था। पर सच कहूं तो उसका मेरी जिंदगी में रहना भी मेरी जिंदगी को बर्बाद करने जैसा ही था। शाम को आदित्य मेरे पास आया। उसके हाथ में चाय के कप थे। वो सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं कहाँ चला गया था? मैंने आंखों ही आंखों में इशारा करके कहा, हाँ। उसने कहा, जब मैं यहां से गया था तो दोबारा कंपनी के काम में व्यस्त हो गया। सब ठीक चल रहा था। मैं इंतजार करने लगा कि तुम मुझे कब कॉल करोगी, क्योंकि मैं तुम्हें अपना नंबर दे चुका था और मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जल्दी ही मुझे कॉल करोगी। पर दिन बीतते गए और तुम्हारी कोई कॉल नहीं आई और मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने तुम्हारा नंबर क्यों नहीं लिया। फिर अचानक किसी बीच मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो बोला, मेरी कंपनी में बहुत बड़े पैसों का फ्रॉड हो गया था और उसमें मुझे फंसा दिया गया, जबकि मैं पूरी तरह से बेगुनाह था। मेरा इस सबसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों पूरा शक मुझ पर गया। जांच शुरू हुई और फिर मुझे गिरफ्तार भी कर लिया गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। परदेश में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। और फिर मैं वहां 2 साल तक जेल में रहा। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखों में गहरी थकान थी। वो बोला, मुझे हर दिन लगता था कि शायद आज सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन साल बीतते गए और कुछ नहीं हुआ। मैं जेल की दीवारों के भीतर बैठकर सिर्फ इंतजार करता रहा। इसी बीच मेरी जो एक बची हुई उम्मीद थी कि मेरी मौसी मुझे बचा लेंगी, उनके साथ भी एक हादसा हो गया। वो एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई और उनका निधन हो गया। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। उनका इकलौता सहारा सिर्फ मैं ही था और वो मेरा सहारा थी। इससे मैं पूरी तरह से टूट गया। अब तो जैसे मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर आखिरकार जब जांच पूरी हुई तो सारी सच्चाई सामने आ गई और ये साबित हो गया कि मेरी कोई गलती नहीं थी। इसलिए वहां की अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। फिर कंपनी वालों ने भी माना कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया था और अदालत ने भी मेरे साथ न्याय किया। इसी वजह से अदालत ने आदेश दिया कि कंपनी मुझे हर्जाने के तौर पर $4 लाख देगी, क्योंकि कंपनी की लापरवाही और गलती साफ तौर पर सामने आ चुकी थी। वो धीरे से मुस्कुराकर बोला, तुम्हें अंदाजा भी है कि इतने पैसे भारतीय मुद्रा में कितने बनते हैं? मैंने इनकार में सिर हिला दिया। वो बोला, बहुत ज्यादा, इतने कि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था। मेरे साथ वहां जो कुछ भी हुआ उससे मेरा मन भर गया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने देश वापस लौट आऊंगा और अपनी वर्षा से शादी करूंगा। मैंने तुरंत वहां सब कुछ छोड़ दिया और भारत वापस आ गया। लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारी तो शादी ही हो चुकी है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक बार फिर हार गया हूं, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था कि तुमने मेरा इंतजार किया होगा। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि आखिर तुम भी मेरा इंतजार कब तक करती? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हें भला दोषी कैसे ठहरा सकता था? इसलिए मैं शांत हो गया। मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आऊंगा। मैंने नया घर बनवाया, नया सामान खरीदा और सोचा कि इन पैसों से अब अपना कोई खुद का व्यवसाय शुरू करूंगा। सच कहूं तो मैं तुम्हें अपने मन से कभी निकाल नहीं सका और इसीलिए ना चाहते हुए भी तुम्हें ढूंढता था। और इस बीच मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता चली कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है, और मैं नहीं चाहता था, पर फिर भी मैं तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर के आसपास अक्सर आने लगा, जहां मैंने 1-2 बार तुम्हें तुम्हारे पति के साथ देखा था। इसके बाद मुझे और भी कुछ बातें पता चली कि तुम वहां खुश नहीं हो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। ये सब सुनकर मैं परेशान हो गया और उसी दिन इत्तेफाक से मैं उस अस्पताल में आ गया जहां तुम थी। मैं अपने एक जानने वाले से मिलने आया था। जब मैं गैलरी से गुजर रहा था
तो मैंने तुम्हारे पति को डॉक्टर से बात करते सुना तो मैं रुक गया। मुझे जिज्ञासा हुई कि कहीं तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। आदित्य बोला कि फिर मैंने सुना कि वो डॉक्टर से कह रहा था कि आपको मेरी पत्नी को यही बताना है कि कमी उसमें है, मुझ में नहीं। और ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मैं तुम्हें ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ कैसे रहने दे सकता था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि तुम बहुत कुछ झेल रही हो। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त बरसों का दर्द बह रहा था। मैंने पहली बार किसी को अपने दिल की सारी बात बताई कि किस तरह से मुझे वहां बांझ कहा गया, मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए गए, मुझे विश्वास दिलाया गया कि मेरी कोई भी हैसियत नहीं है। मैं कैसे वहां दिन रात काम करती रही। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और जब मैंने सास से शिकायत की तो उन्होंने भी साथ नहीं दिया, बल्कि मुझे बांझ कहकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की गई। जब मैं चुप हुई तो आदित्य ने कहा, अब तुम सुरक्षित हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहो, जितना वक्त लेना चाहो ले सकती हो। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद जिंदगी में कोई मेरा सच्चा सहारा बनकर आया है। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। मैंने खुद को संभालना शुरू कर लिया था। मेरा चेहरा भी अब पहले जैसा होने लगा था और मेरे वजूद में एक अजीब सी ताकत महसूस होती थी। मैं रात को सुकून से सोती थी। अब कोई डर नहीं था कि ना जाने कब कौन चिल्लाने लगे या अचानक से कोई उठा दे। ना किसी के ताने सुनने पड़ते थे। मुझे अब खौफ के साए में जीना नहीं पड़ता था। एक शाम जब मैं गार्डन में बैठी थी तो आदित्य मेरे पास आकर बैठा और सीधा बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं चौंक गई। मैंने उससे कहा कि तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। वो बोला, कोई नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बताओ, शादी करोगी या नहीं? उसके अंदाज में प्यार था, अपनापन था। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई जो मैंने ना जाने कब से नहीं देखी थी। उसके बाद हमने शादी की तैयारियां शुरू की। 15-20 दिन शॉपिंग में ही बीत गए। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खुशियों को दिल से महसूस कर रही हूँ। पहली बार कोई ऐसा था जो मुझसे मेरी पसंद पूछ रहा था कि तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए, कैसी ज्वेलरी पहनोगी, तुम्हें कौन सा रंग अच्छा लगता है। मुझे तो आदत ही नहीं थी कि कोई मेरी पसंद को भी वैल्यू दे सकता है। शादी के वक्त हर चीज मेरी पसंद की थी, बिल्कुल वैसी जैसी कि मैं चाहती थी। फिर हमारी शादी हो गई और मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पहली शादी हो। इसके बाद हम लोग घूमने के लिए निकल गए। वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। पहली बार मैंने खुद को आजाद महसूस किया। लगा कि मैं भी किसी के लिए जरूरी हूँ। पहली बार किसी ने मेरी खुशियों को महत्व दिया। आदित्य के साथ इस नई जिंदगी में लगता था कि जैसे अब मैं सुकून की सांस ले रही हूँ। अब जाकर मैं जिंदा हूँ। धीरे धीरे मेरे सारे पुराने जख्म भरने लगे। मेरी शादी को आज 3 साल बीत गए हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा है। जब भी मैं अपने बच्चे को गोद में लेती हूँ तो मुझे वो दिन याद आते हैं जब मुझे बांझ कहकर पुकारा गया था। मुझे एहसास होता है कि सच को छुपाया जा सकता है पर वो कभी खत्म नहीं होता। मैं बुआ से भी मिलने गई और उन्हें सब कुछ बताया। वो बेचारी पहले तो दुखी हुई, लेकिन अब जब उन्होंने मुझे खुश देखा तो मेरी खुशी में खुश हो गई। जब मैं बुआ के घर एक बार उनसे मिलने गई तब वहां मुझे पता चला कि विवेक के दोनों बड़े भाई अलग हो चुके हैं। उनका घर पहले जैसा नहीं रहा और सरसों जी का देहांत हो गया है। उनकी वो दुकान अब बिल्कुल भी नहीं चलती। विवेक की शादी भी उस मोनिका नाम की लड़की से नहीं हुई। यहाँ तक कि उसकी नौकरी भी चली गई है। मैंने लेकिन इन सब बातों पर अब सोचना बंद कर दिया है, क्योंकि मैं अब सिर्फ अपने पति के साथ खुश हूँ और अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहती हूँ। बाकी इतना समझ तो आ गया है कि जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, भले ही वक्त लगे। कुछ लोगों को लगता है कि वो दूसरों के साथ चालाकी करेंगे तो इससे उनके साथ कुछ भी नहीं होगा, जबकि वो भूल जाते हैं कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा होता है और सही समय आने पर वो इंसाफ जरूर करता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं और आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है
और इसका किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी से समानता दिखाई दे तो वो मात्र संयोग है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और संवाद कल्पना पर आधारित हैं। किसी भी प्रकार की मेडिकल, कानूनी या सामाजिक सलाह के रूप में इसे ना लें। हम किसी भी प्रकार की हिंसा या गलत कार्य का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। धन्यवाद।